नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करने के लिए इस बुलेटिन के जरिए हम आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, हिमाचल में विधानसभा का जो सत्र है वो चल रहा है, आप सबके ध्यान में है। और इस सत्र के दौरान जो जो चीज़ें हमारे सामने अभी हैं वो मंडे को 2 बजे से ये सेशन रिज्यूम होगा और मंडे को होगी 2 तारीख इस महीने की। और उस सेशन में जो भी बिजनेस अभी लगा है उस बिजनेस में परिवर्तन की भी संभावना है विपक्ष के ओर से, क्योंकि अभी जो प्रदेश में स्थिति चल रही है खासकर फाइनेंशियल के हिसाब से, अभी मुख्यमंत्री ने आज शिमला के रिज मैदान पे जब वो किसी कार्यक्रम में आए थे तो वहाँ पर अपनी स्थिति भी साफ की है और उनकी सरकार का मकसद क्या था और ये जो सैलरी और पेंशन को लेकर अटकलें हैं उनको लेकर भी कुछ उन्होंने हिंट किया है, वो भी आज आपको इस बुलेटिन के जरिए बताएंगे। साथ में बात करेंगे कि जो हिमाचल में अभी स्थिति आपके सामने है सैलरी और पेंशन की, जो कर्मचारी सैलरी का कल इंतजार करेंगे या जिनको पेंशन का इंतजार है पेंशनर्स का, उनके लिए एक अलर्ट क्या है वो अलर्ट आपको बताएंगे। साथ में बताएंगे कि जो रिटायरमेंट एज पर आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट और आ सकता है इन स्थितियों का जो अभी हमारे सामने है। तीसरी जो है नई नौकरियों का क्या होगा। वैसे तो प्रमोशन के मामले भी इससे कनेक्टेड हैं, लेकिन हम रोजगार स्पेसिफिक रहते हैं अभी, वो भी बात करेंगे। और आज मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में अधिकारियों के साथ बैठक की है। अलग अलग तरह की ये बैठकें थी। इसमें जो वित्तीय स्थिति अभी की है और इससे निकलने अगला बजट की प्लानिंग और क्या रुख राज्य सरकार को करना चाहिए अब, उसके बारे में चर्चा हुई है। जो सीएम ने आज कहा पूरी स्थिति पर, इसकी भी आपको जानकारी देंगे कि वो जो आज बयान दिया है मुख्यमंत्री ने उसका मायने क्या है। विधानसभा में कल हंगामा होने के आसार क्यों हैं, ये भी आज बात करेंगे। और साथ में जो शिमला के संजौली में मस्जिद का एक विवाद हुआ है उसकी भी बात करेंगे। राशन महंगा हो गया है डिपुओं में, उद्योगों को एक राहत है राज्य सरकार की तरफ से। और एचपीयू के 2 नोटिस हैं, जिसमें एक डिस्टेंस एजुकेशन का है, एक एमए फिजिकल एजुकेशन का, उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे जो मेडिकल कॉलेज में गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है, ये नेरचौक की घटना है। और पूर्व सैनिक आश्रित की नियुक्ति का जो मामला जेबीटी के मामले में एलिमेंट्री एजुकेशन में पेंडिंग है उसकी बात करेंगे। देखिए, इन सारी चीजों में इससे पहले कि हम मुख्य बातों पे जाएं जो फाइनेंशियल हैं, पहले इन चीजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ये आश्रितों की बात थी, पूर्व सैनिक आश्रितों की, ये जेबीटी के कैडर में थी। कल भी इसकी बात हमने की थी, लेकिन कल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाए थे। एक तो जो जेबीटी बैच वाइज नियुक्त हुए थे उनकी नियुक्ति की जानकारी मुझे भी नहीं थी, क्योंकि मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन था। उसके बाद जो इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए कल जो बात थी उसमें आप अमेंडमेंट समझिए। जहां तक बात है आश्रितों की, जो कुछ पोस्टें अभी भी जो ये नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिप्लाई ये आया है इस मामले में कि ये मामला अंडर प्रोसेस है और कुछ जगहों पर क्लैरिटी ना होने की वजह से स्टेशन की, उसके कारण ये चीजें रुकी थी। लेकिन सेशन के दौरान या सेशन के एकदम बाद इस बारे में नियुक्ति आदेश हो जाएंगे, ऐसा एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट से कहा गया है। बाकी जो मामले हैं, चाहे वो जो ये एफआईआर वाली नियुक्तियों के हैं जिसमें सब कमेटी की मीटिंग होनी है, वो अभी एज इट इज वैसे ही पेंडिंग है। हमीरपुर आयोग से 2 पोस्ट कोड, क्योंकि उनको 20 पोस्ट कोड दिए थे, 2 पोस्ट कोड के रिजल्ट उन्होंने घोषित कर दिए हैं, 18 भी उनके पास पेंडिंग है। और पुलिस भर्ती का जो मामला है वो अभी बहुत जल्दी उसमें भी एक नई अपडेट आने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से देर से ही सही लेकिन ये फाइल चुनाव इसमें लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। तो ये 2 अपडेट एक साथ थी। जहां तक बात है मेडिकल कॉलेज में गुंडागर्दी का जो ये मामला एक सामने आया है, ये मामला है नेरचौक मेडिकल कॉलेज का। और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में ये पिछली रात का इंसिडेंट है, जिसमें 3 जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं उनको जो एक तरह से आप कहिए कि उनको इसमें चोटें आई हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। और ये मारपीट जो है इसके बाद इन्होंने पुलिस में जानकारी दी। पुलिस में जानकारी देने के बाद इसमें से 1 अरेस्ट हो गई थी, 3 इसमें फरार अभी बताए जा रहे हैं। और ये गाड़ी में आए थे, गाड़ी में भागने की कोशिश इन्होंने की और वो गाड़ी अंदर रह गई, क्योंकि चौकीदार जो था गेट पे, जो ड्यूटी पे सिक्योरिटी वाला था, उसने गेट बंद कर दिया, इसलिए ये गाड़ी से नहीं भाग सके। एक जो इसमें हमलावर था उसको पकड़ लिया है पुलिस ने, और जो 3 हैं अभी वो फरार बताए जा रहे हैं। तो ये मामला हुआ है
जो अभी तक हमारे सामने डिटेल आई है उसके मुताबिक ये नेरचौक मेडिकल कॉलेज का मामला है, जिसमें जो है एक व्यक्ति को अरेस्ट अभी तक किया गया है। एचपीयू के 2 नोटिस के साथ साथ आपको कर्मचारियों की एक जो ज्वाइंट महासंघ है उसकी भी बात करेंगे। एक नया फ्रंट खुल गया है अब डीए और एरियर को लेकर, और ये फ्रंट बार बार इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि जेसीसी के इंतजार में 2 कर्मचारी संगठन जो खुद को चुनाव किया हुआ मानते हैं वो जेसीसी के इंतजार में कुछ बोल नहीं पा रहे, और जो कर्मचारी हैं वो पहले डीए और एरियर को लेकर सचिवालय वालों को नोटिस हो गए। जब उनको नोटिस हुए तो बीच में ये सैलरी का संकट आ गया, और अब एक नया महासंघ जो है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है 2 महीने का सरकार को, वो भी आगे बात करेंगे। एचपीयू की मैं बात करूं तो एमए फिजिकल एजुकेशन क्या इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ग्राउंड टेस्ट पास करने के बाद ही छात्रों की मेरिट लिस्ट बनेगी। 7 सितंबर तक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एक ये है एचपीयू से। और दूसरा है जो डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनकी अब जो आईडी है वो डीईबी डिस्टेंस जो एजुकेशन वेब पोर्टल है, एजुकेशन ब्यूरो का वेब पोर्टल है, उसमें इनका पंजीकरण अनिवार्य होगा। और इसीलिए इक्डोल और बाकी माध्यमों से जो डिस्टेंस एजुकेशन से करना चाहते हैं उनके लिए एचपीयू ने ये प्रक्रिया बदली है। तो ये 2 जो चीज़ें हैं वो अलग अलग अभी आपके सामने हैं। जहां तक बात इसके बाद उद्योगों को राहत की है, तो उद्योगों की राहत का जो मामला है ये है जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का है, क्योंकि कैबिनेट ने सब्सिडी विड्रॉ कर ली थी, इसीलिए जो उद्योगों को बिजली मिल रही है बल्क सप्लाई की, उसमें भी जो टैरिफ था वो बढ़ने की आशंका थी। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने ये कह दिया है कि जो चुनाव ये जो विधानसभा का सेशन चल रहा है इसके बाद दोबारा से मीटिंग होगी और पड़ोसी राज्यों से 1 रुपया कम टैरिफ रखा जाएगा। अब ये होता है नहीं होता है बाद की बात है, लेकिन अभी जिन उद्योगों को लग रहा है कि उनकी बिजली महंगी हो जाएगी, एटलीस्ट उनके लिए ये राहत की खबर है। अब अगली बात अगर हम करें तो राशन डिपुओं में आटा और चावल महंगा हो गया है। 1 सितंबर से ये रेट आ गए, नई दरें लागू हुई हैं और जो दाम करीब 15 साल बाद ये बढ़े हैं, और इसमें 19 लाख जो राशन कार्ड उपभोक्ता हैं उनमें से जो 12 लाख हैं एपीएल वाले, उन पे ये डायरेक्टली इफेक्ट इसका आएगा। डिपुओं का आटा जो अभी 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलो मिल रहा है वो बढ़कर 12 रुपये किलो हो जाएगा, और चावल 10 से 13 रुपये किलो हो जाएंगे। ये पूरे प्रदेश के लिए अभी जो व्यवस्था है वो सामने आई है। अब बात करते हैं अगले विषय की, और जो अगला सब्जेक्ट है राशन के बाद वो है संजौली मस्जिद के विवाद का। देखिए, संजौली मस्जिद में जो विवाद है वो संजौली में एक बहुमंजिला मस्जिद क्रिएट हो रही है। कई सालों से इसकी शिकायतें अलग अलग तरह से हो रही थी, मीडिया में भी बार बार इसकी शिकायत आ रही थी, लोग बात कर ही रहे थे। लेकिन जब प्रशासन की तरफ से समय पे कार्रवाई नहीं हुई, ऊपर से जो इनके जो नगर निगम का जो कोर्ट होता है उसमें जो टाउन प्लानर का कोर्ट होता है उसमें ये मामला चल रहा था, क्योंकि आरोप ये है कि नक्शा पास नहीं है, उसके बावजूद 5 मंजिला प्लस ये कर दी गई थी। और आज क्योंकि सभी जो संगठन हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, उन्होंने संजौली में ये पहले तो मल्याणा में मारपीट का मामला सामने आया था, और उसके बाद ये बात आ गई संजौली की मस्जिद को लेकर, और वहाँ पर फिर जो लोगों ने आज डिमांड की है कि इस मस्जिद को गिराया जाए, और शनिवार को जो एमसी का कोर्ट लगाया जाता है उस कोर्ट में ये मामला लगाया जाए और उसके बाद इस पे फैसला हो, ऐसा कहा है। वहाँ डीसी और एसपी मौके पर थे। वैसे सभी राजनीतिक दलों के लोग इस धरने में शामिल थे। सोशल मीडिया पे आपने नारेबाजी भी देखी होगी। और एसपी शिमला संजीव गांधी ने लोगों को आश्वासन दिया है कानून के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से की गई है। वैसे मल्याणा में कल एक मारपीट हुई, उसके बाद ये मामला निकला है, और जो मारपीट है वो सहारनपुर के जो लड़के हैं वो बताए जा रहे हैं, और उसके बाद लोकल जो कारोबारी है उसकी पिटाई हुई है, 3 लोग इसमें घायल हैं। और उसके बाद ये मामला इतना बड़ा कि फिर उसके बाद मस्जिद की याद लोगों को आ गई कि पहले से कई बार शिकायतें की, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, और अब ये पूरा मामला उस तरह से निकला है। अगली बात करें, विधानसभा में हंगामे से पहले कर्मचारी जो एक नया फ्रंट खुला है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आज जो हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ
के नाम से इनकी आम सभा राम मंदिर हॉल शिमला में हुई। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान हैं, विभिन्न विभागों के बोर्ड निगमों के जो कॉलेजों के और बिजली बोर्ड के हीरालाल शर्मा इसमें हैं, खेमेंद्र गुप्ता चारटीसी से हैं, विनोद कुमार हैं, गोविंद चतरांटा जो वो भी इसमें हैं। और इन्होंने आज दावा ये किया है कि एनपीएससीए जो पहले एनपीएस की लड़ाई लड़ चुके हैं, जो अब खुद को ये मान रहे हैं कि हम अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ में कन्वर्ट हो गए हैं, उनके भी 9 जिला अध्यक्षों ने इसमें शिरकत की है। जो इनका प्रेस नोट कहता है, सुरेंद्र पुंडीर, सुनील जरियाल, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, राकेश धीमान, वीरेंद्र जिंटू ये भी इसमें थे। इस बैठक में राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है 2 महीने का, दिवाली तक कर्मचारियों का डीए और एरियर का भुगतान किया जाए, इस महासंघ ने ये कहा है। और जो 9,200 करोड़ की एनपीएस की राशि केंद्र सरकार से लाने की मांग की है। बिजली विभाग, बिजली बोर्ड, नगर निगम, पंचायती राज में पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, 4/9/14 टाइम स्केल को बहाल किया जाए, एचआरटीसी को रोडवेज का दर्जा दिया जाए, अनुबंध कर्मचारियों को पूर्व की तरह 2 बार रेगुलर किया जाए, और इस तरह की सारी चीजें। भविष्य के लिए अनुबंध निधि को समाप्त कर रेगुलर ही भर्ती किया जाए और आउटसोर्स पॉलिसी को समाप्त किया जाए। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए भी 30 किलोमीटर के बजाय 20 किलोमीटर का दायरा घोषित हो। इस तरह की चीजें इसमें डिमांड की गई है। मेन चीज यह है इसमें कि सरकार को दिवाली से पहले 2 माह का टाइम दिया गया है कि जो राज्य के कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, राज्य के कर्मचारियों की जो मांगे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए 2 माह के भीतर सरकार स्टेप ले। अदरवाइज इन कर्मचारियों को जो अपने हिसाब से जो आगे जो डिमांड जैसी होती है उसको लेकर जो डिसीजन है वो करना पड़ेगा। ये एक बात हो गई। अब बात करेंगे, देखिए, सैलरी, पेंशन, रिटायरमेंट एज से लेकर नई नौकरियों का क्या होगा, और सारी चीजों को लेकर एक एक करके बात करेंगे कि कल विधानसभा में हंगामा क्यों पॉसिबल है। शुरुआत करेंगे सैलरी और पेंशन से। आपसे यह रिक्वेस्ट भी है कि अभी जो सिचुएशन स्टेट में है, उस सिचुएशन में जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को सहयोग करने की जरूरत है, लोगों के, कर्मचारी, पेंशनर, सभी को, आपको लगता है कि इस समय सरकार को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो करेक्टिव मेजर्स के हों, जिनको लेकर अगला बजट पेश करने से पहले हम लोग सुधार के कदम उठा सकें? और ये जो किन किन चीजों से राज्य सरकार को बचना चाहिए, जैसे पिछले कल एक नोटिफिकेशन वायरल हो गई थी 30,000 से सैलरी 1,30,000 करने की। तो अगर आपके पास भी कोई सुझाव है, कोई राज्य की इनकम रिसोर्सेज बढ़ाने को लेकर कोई सुझाव है, तो आप जरूर व्यक्त करें, ताकि जो सिस्टम में लोग हैं वो देख भी सकें, उसके बाद आगे बढ़ सकें। सबसे पहले बात करेंगे कल की इसलिए क्योंकि कल 2 तारीख है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 तारीख को सैलरी और पेंशन आती है, 1 तारीख को संडे था, तो 2 तारीख को आनी चाहिए। लेकिन अभी तक, मैं आज शाम तक की बात कर रहा हूं, वैसे आज छुट्टी का दिन था, आज शाम तक राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को कल पेंशन और सैलरी नहीं मिल रही है। जैसा शेड्यूल है, आरडीजी के जिस दिन खाते में आएगी उस दिन उनको सैलरी मिलेगी, और जिस दिन दूसरा कोई रिसीट खाते में आएगी उस दिन पेंशन मिलेगी। ये अब शेड्यूल आगे रहने वाला है। आज आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, हम भी आगे बात करेंगे, लेकिन जो फाइनेंस देख रहे अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अब जो सिचुएशन है राज्य के रिसोर्सेज की या ट्रेजरी की, वो ये है कि अगर रिसीट कोई आई ट्रेजरी में तो ही सैलरी बंटेगी, अगर रिसीट नहीं आई तो सैलरी नहीं बंटेगी। एक तो बात इसको समझिए। दूसरी बात यह है कि जो रिसीट आती है वो भी कितना स्कोप है, क्या कोई अतिरिक्त मदद भारत सरकार से आने वाली है, क्या कोई अतिरिक्त मदद बीबीएमबी एरियर के तौर पे आने वाली है, इन चीजों की भी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम आपको, अगर मान लीजिए कल भी मैसेज नहीं आया सैलरी या पेंशन का, जो ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, तो आप लोगों में से जिन कर्मचारियों, क्योंकि मुझे यह पता है कि हमारे कर्मचारी साथी जो हैं या पेंशनर भी हैं, उनका जो बैंक से लोनिंग या जो ऑटो डेबिट वाला सिस्टम है, वो सैलरी आते ही बैंक अपने ढंग से उसमें डिडक्शन कर लेता है, तो फिर वो चीजें उस तरह से चलती हैं। तो जिनका ऑटो डेबिट अभी चल रहा है या जिनकी लोन कोई चल रहा है, वो बैंक से ऑलरेडी कांटेक्ट करके ये सूचना दे दें, ताकि 15 तारीख तक की विंडो आपको मिल जाए। ये अलर्ट केवल सूचना के लिए है, क्योंकि हो सकता है सैलरी 5 को आए, 6 को आए, हो सकता है पेंशन 11 तारीख को आए, लेकिन कल वाला मैसेज आपको नहीं मिल रहा। अभी तक का सिचुएशन ऐसी है। इन सारी स्थितियों में राज्य सरकार को उम्मीद क्या है?
उम्मीद है देखिए हमें बीबीएमबी का एरियर मिलने की, और बीबीएमबी का जो एरियर है वो 3000 करोड़ से ज़्यादा अभी तक का कैलकुलेट, जो 43 के आसपास कैलकुलेट हुआ था पहले। लेकिन पंजाब हरियाणा दोनों मना कर चुके हैं, हम कैश नहीं देंगे, हम बिजली ही वापस करेंगे। बिजली वापस करेंगे तो पर ईयर 700-800 करोड़ एक्स्ट्रा, मतलब इस तरह की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो इमीडिएटली कैश इन हैंड वाली सिचुएशन बीबीएमबी एरियर से भी नहीं है। दूसरी उम्मीद है राज्य सरकार को पीडीएनए की, जो बरसात में पिछली बार नुकसान हुआ था, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की राशि जो हमने क्लेम की है 9000 करोड़ प्लस की। अब उसमें आज भी आपने देखा होगा 2 राज्यों में जो बाढ़ आई है, जिसमें गुजरात भी है, उसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप आज मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बना दिया है, और वो फिर रिपोर्ट देगा और फिर उसके बाद सरकार फैसला लेगी, जैसा हिमाचल के मामले में भी ग्रुप बना था। लेकिन पीडीएनए हिमाचल को जल्दी मिलेगा, एक तो उम्मीद अभी नहीं है, दूसरा मिल भी जाएगा तो डिजास्टर का पैसा अनटाइड नहीं आता, मतलब लूज मनी नहीं होगा। तो लूज मनी नहीं होगा तो सैलरी पेंशन की ओर उसको डाइवर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी कोई कैश इन हैंड वाली उम्मीद की कैटेगरी में नहीं है। तीसरी बात इसी में अगर हमने करनी हो तो वो है जो एनपीएस का पैसा भारत सरकार के पास है। एनपीएस का पैसा भी स्टेट को नहीं मिलना है, वजह यह है कि हमने यूनिलैटरली विड्रॉ किया है इस स्कीम से। और दूसरी बात यह कि जब एनपीएस को स्टेट में लागू किया गया था, उनकी शर्तों में क्लियर है कि अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो जो एम्प्लॉई है सिर्फ उसी को टर्म पूरा होने के बाद पैसे मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्लैरिटी है। जब ये किया गया था, जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी, जब शुरू हुआ था, और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो प्रेम कुमार धूमल के समय हुआ था, तो उसमें ये क्लैरिटी है। तो मुझे लगता है उसमें भी बड़ी जल्दी इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। दूसरी बात, आप एक चीज आप और समझिए कि नई सरकार बनने के बाद या केंद्र में नई सरकार बनने से पहले और हिमाचल में कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल से ना तो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री उनसे मिले हैं अभी तक, या मतलब मिलने का संयोग उस तरह का बन नहीं पाया, और मुख्य सचिव गए थे तो उनसे भी मुलाकात उनकी अभी तक नहीं हो पाई है। भारत सरकार में जो भी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, चलती हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको कितना सपोर्ट करती है। अभी तक जितनी दिक्कतें आई हैं, मान लीजिए सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का जो कैपिंग लग गई, उत्तराखंड और हिमाचल दोनों के लिए लगी है, हालांकि वो सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं है, लेकिन वो कैपिंग भी मिनिस्ट्री से लगी। जो चीज़ें और जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस पिछले साल हमें मिली थी, इस साल अभी हम इंतजार कर ही रहे हैं उसका, तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। अब जो इन तीनों में से अगर कोई मदद राज्य सरकार को नहीं मिली तो कोई और रास्ता ढूंढना होगा, जिससे कम से कम ये जो सैलरी पेंशन की जो देनदारी है, कमिटेड एक्सपेंडिचर 2000 करोड़ पर मंथ का, इसका फ्लो बन सके। अभी तक फ्लो नहीं बन रहा। अगर राज्य सरकार के अधिकारियों की अगर हम बात करें तो अब फाइनेंस के अधिकारियों की बातों को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हम जुलाई 2026 तक हमारे पास कोई विंडो ऐसी नहीं दिख रही जिसके कारण हम सैलरी और पेंशन को पहले की तरह रूटीन फ्लो में रेगुलेट कर पाएंगे। जुलाई 2026 में 16वें वित्त आयोग का अवार्ड लागू होगा स्टेट के लिए, और अगर उसमें अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बहाल हो गई, या जो पिछला आयोग ने टेपरिंग में डाल दिया था उसको उसने बराबर कर दिया, बैलेंस में कर दिया, या फिर फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पैसा दे दिया, तो फिर हिमाचल वापस बैक ट्रैक पे आ सकता है। अदरवाइज जुलाई 2026 तक अभी फाइनेंस के अधिकारियों को कोई स्कोप नहीं दिख रहा चीज़ों के इंप्रूव होने का। जब जुलाई 26 तक अगर यह स्थिति है तो आगे आने वाले दिनों में रिटायरमेंट एज पर भी इसका इंपैक्ट आएगा। उसकी वजह यह है कि रिटायरमेंट एज एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करने के बाद हिमाचल सरकार के पास पहले 2 साल की ही विंडो थी, जिसमें हमें जो 1100 करोड़ की कंट्रीब्यूशन जा रही थी उसकी बचत हो रही थी। हालांकि ये बचत भी बड़ी डेडली किस्म की है। वजह यह है कि हमने एनपीएस की बचत जो है वो बंद कर दी, एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, और ओल्ड पेंशन के लिए हम पैसा रख नहीं रहे हैं, तो हमारे पास पेंशन के लिए कोई फंड प्रैक्टिकली नहीं था। तो ऐसे में ये जो 2 साल की विंडो है ये तीसरे साल खत्म हो जाएगी, क्योंकि थर्ड ईयर से एनपीएस में जो कर्मचारी नियुक्त हैं उनमें भी रिटायरमेंट शुरू हो रही हैं। तो ये एक मसला इसमें ये है।
अगर सरकार ने रिटायरमेंट बेनिफिट रोकने हैं, अगर अपने डेफर करने हैं, रोकने के बजाय शब्द उसमें डेफर यूज होना चाहिए, तो डेफर करने के लिए रिटायरमेंट एज को बढ़ाना पड़ेगा। वीरभद्र सिंह सरकार ने भी एक एक साल करके, एक बार जब ट्रेजरी पर संकट आया था तो एक एक साल करके उसको एक्सटेंड किया था रिटायरमेंट एज को। तो एक पॉसिबिलिटी आप ये देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि राज्य सरकार को यह संभव है कि रिटायरमेंट एज को आगे बढ़ाने का फैसला लेना पड़े। और वो इसलिए भी लेना पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर जब मंत्रियों और सीपीएस और इनकी 2 महीने की सरेंडर की थी, पोस्टपोन की थी सैलरी, तो उसमें बताया भी था कि इस साल हमें, मैंने आपको कल भी बताया था कि इस साल हिमाचल को 6,258 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट साल में केंद्र से मिल रही है। इसी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ 6 तारीख को ट्रेजरी में आने हैं दिल्ली से, और इसी कारण 5 तारीख को सैलरी का स्कोप बन रहा है ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज करके। ये भी आप समझिए, सैलरी भी मिलेगी तो ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज करके मिलेगी, और ये 520 करोड़ उसी के हैं। लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से जो शुरू होगा 2025 में, उसमें जो आज 6,258 करोड़ की आरडीजी है, ये 3,257 करोड़ रह जाएगी, आधी जो अभी मिल रही है उससे भी हाफ। मतलब जो 520 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपको इस साल हर महीने मिल रही है, वो अगले साल 240-250 करोड़ के आसपास सिमट जाएगी। तो जब इतनी हो जाएगी तो फिर आप 1200 करोड़ सैलरी का कहां से लाओगे और 800 करोड़ पेंशन का कहां से लाओगे? ये अपने आप में एक अलग चैलेंज है। इसीलिए अगर पेंशन लायबिलिटी को डेफर करना हो, क्योंकि 2025 में जैसा मैंने आपको बताया एनपीएस वाले भी रिटायर होना शुरू होंगे, तो ट्रेजरी पर जो फिर प्रेशर है वो और बढ़ जाएगा। तो ये दूसरी चीज है। अब इसीलिए जो आने वाले दिनों में ये इंपैक्ट आपके सामने आ सकता है। पहले इसलिए बात इसकी करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमारे से भी बात करते हैं तो वो रिटायरमेंट एज को लेकर प्लानिंग कर रहे होते हैं, बड़ी सारी चीजों को लेकर कर रहे होते हैं, लेकिन राज्य सरकार के फाइनेंसेस की किस तरफ की डायरेक्शन है वो है। आज मुख्यमंत्री ने ओकओवर में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की है, छुट्टी का दिन था उसके बावजूद, और उसके बाद वो रिज मैदान पे आए जहां उन्होंने कहा वो भी हम बात करेंगे। लेकिन इस चर्चा का भी हिस्सा यही था कि अगर अभी हमारी स्थिति ये है तो आने वाले दिनों में इसको इंप्रूवमेंट करने को लेकर क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, और जो अगला बजट आएगा राज्य सरकार का वो क्यों जीरो से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी की सिचुएशन के मुताबिक हम नहीं इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने की जरूरत है जिससे पर मंथ 2000 करोड़ का कमिटेड और जो लोन रीपेमेंट है एटलीस्ट हम उसको मेंटेन कर सकें। सबसे ज्यादा विकास का पैसा डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो नई बात नहीं है। हिमाचल में वैसे भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या आप कहिए कि विकास के लिए टोटल बजट का 20% भी खर्च नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारे बाकी खर्चे बहुत बड़े हैं, और यही जो बात है वो जब मुख्यमंत्री ने अपनी सैलरी, मंत्रियों की सैलरी और सीपीएस की जब डेफर की 2 महीने के लिए, तो वो सिंबॉलिक था ताकि सभी के लिए वो बातें आगे आएं, और अब आपके सामने है जो भी आगे है। आज मुख्यमंत्री ने जो कहा उससे पहले नौकरियों की बात कर लेते हैं। नौकरियों की बात इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक अपने 2 सालों में करीब जो भर्ती करने की जो पोस्टें सृजित करके भर्ती करने की अनुमति दे रखी है वो 20,000 प्लस पोस्टें अभी तक हो गई हैं। लेकिन भर्ती कितने हुए हैं ये अपने आप पे सवाल है, क्योंकि अभी तक सरकार का अपना फिगर है कि जो हमीरपुर, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी दिसंबर में तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग कर दिया था, और उसके बाद से लेकर अब तक 885 पोस्टें क्लास 3 की भरी गई हैं सिर्फ। अगर हम क्लास 1 क्लास 2 की बात करें तो टोटल अगर माने तो 500, चलो इसमें मान लेते हैं, तो 1300 से 1500 से ज्यादा भर्तियां अभी तक नहीं हुई हैं। अगर आपने 20,000 और 21,000 पोस्टें भरनी हैं अभी, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी बैच वाइज में 2 बड़ी लिस्टें निकली हैं जिसको आप टोटल मिला के 3,000 का फिगर कर सकते हैं। एजुकेशन में जो 6500 के आसपास पोस्टें अप्रूव हुई, उसके बाद फिर जो प्री नर्सरी टीचर में हुई वो अभी उसमें ऐड होनी है, लेकिन उनकी भर्ती अभी हुई नहीं है। और जो लोग हमें भी बार बार क्वेरीज कर रहे थे भर्तियों को लेकर, अभी जो सामने आपके फाइनेंशियल स्थिति दिख रही है वो इसीलिए था क्योंकि राज्य सरकार को पता था कि सैलरी और पेंशन की दिक्कत आएगी, इसीलिए जितने और बर्डन लेना फिर उसमें समझदारी का कदम नहीं था, इसीलिए प्रोसेस थोड़ा स्लो रहा। आने वाले दिनों में रोजगार जो है वो जब भी किसी भी स्टेट में, चाहे वो इससे पहले केरल में हुआ, चाहे इससे पहले पंजाब में हुआ,
जिस भी स्टेट में फाइनेंशियल चीज़ें ठीक दिशा में नहीं जाती या नेगेटिव सेंस में चली जाती हैं, उस स्टेट में या उस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो नए रोजगार पर आता है। अब हिमाचल में इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट रहेगा, राज्य सरकार इसको किस तरह से काउंटर करेगी, वो आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। आज मुख्यमंत्री ने जो रिज मैदान पे कार्यक्रम था रॉरिक की याद में यहाँ चर्च में वहाँ आए थे और वहाँ आने के बाद इन्होंने कुछ जो है बयान भी दिए और जो लोग बोल रहे हैं अभी या जो ये आप कहिए कि जो सैलरी पेंशन का संकट है इसको लेकर भी इन्होंने बात की है। मुख्यमंत्री ने पहले तो कैटेगोरिकली कहा कि हिमाचल में जैसा बीजेपी कह रही है फाइनेंशियल मेस की स्थिति नहीं है। पहली बात उन्होंने ये कही। उन्होंने तर्क ये दिया कि फाइनेंशियल मैस की स्थिति नहीं है, हम सुधारों के कदम उठा रहे हैं। जब भी किसी इकोनॉमी में सुधार करने होते हैं तो ऐसी दिक्कतें आती हैं और इन दिक्कतों से सभी मिलके ही निकल सकते हैं। एक बात ये कही। दूसरा उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 75 साल से ऊपर के पेंशनरों को एरियर देने का डिसीजन ले लिया 28,000 परिवारों को, तो सैलरी पेंशन भी, कर्मचारियों की सैलरी भी आ जाएगी, पेंशन भी आ जाएगी। इसके लिए सरकार कमिटेड है। हालांकि कल आएगी या नहीं ये इस पे वो साइलेंट रहे और ये पता कल चल भी जाएगा। जहां तक उन्होंने कहा कि बीजेपी ने, पिछली सरकार ने गलत सब्सिडी बांटी, 14 तरह की सब्सिडी विभिन्न कैटेगरीज को दी जा रही थी और 85,000 करोड़ की देनदारी वर्तमान सरकार पर पूर्व सरकार छोड़कर चली गई थी। एक बात और सीएम ने कही कि हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं 2027 तक और इसीलिए डे वन से वो इसी तरह के फैसलों को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अभी देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है। जब उनसे पूछा गया बीजेपी की जो आरोपों को लेकर तो उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को पढ़कर आने की जरूरत है क्योंकि उनको एग्जैक्ट स्थितियां पता नहीं होती और हम जो हैं वो जो चीज़ें पिछली सरकार की गलत चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी तक हो रही हैं। अब कल ये पता चल जाएगा कि सैलरी का मैसेज आता है कि नहीं, पेंशन का मैसेज आता है या नहीं। और उसके बाद फिर अगर नहीं आया, 2 बजे कल विधानसभा का सत्र है और 2 बजे से शुरू हो रहा है तो 2 बजे तक विभिन्न लगभग सभी कर्मचारियों को, अदरवाइज 1 तारीख को आता है, 2 तारीख को मॉर्निंग में आता है, अगर 1 तारीख को छुट्टी हो तो फिर एक ये इशू रहेगा। और ये मैं वैसे असेस करने वाली बात है, लाइकली ऐसा लग रहा है कि फिर विधानसभा में भी इस बात का हंगामा होगा कि सैलरी और पेंशन को लेकर डिले क्यों हो रहा है और फिर मुख्यमंत्री को वहां भी पॉसिबली वो जवाब देंगे। आज जो उन्होंने बाहर बताया, हो सकता है विधानसभा के अंदर कोई नया फैक्ट भी प्रदेश के लोगों के सामने रखें। तो ये हो गई बात सारी चीजों को लेकर जो अभी हमारे सामने फाइनेंशियल स्थितियां चल रही हैं। और इसके बाद कल से क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरह से आगे बात बढ़ेगी, उसको लेकर हम आपको कल ही थोड़ा अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है विधानसभा के सत्र के दौरान की, उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दोनों तरफ ही थोड़ा इशू रहता है। कैबिनेट की बैठक भी आ रही है आगे, 3 तारीख को होगी, 4 तारीख को होगी या होगी ज़रूर, क्योंकि 9 सितंबर तक सेशन है और उसमें जो बिल आने हैं उसको लेकर चीज़ें आगे जो चलेंगी। अगर मैं क्वेरीज की बात करूं तो जो पेंडिंग रिजल्ट है पोस्ट कोड 967, पोस्ट कोड 980, इस तरह की जो क्वेरीज हैं, लेकिन ये तो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी तभी कुछ बातें आपके सामने आएंगी और हम तभी उसको लेकर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को 30 सितंबर के बाद रेगुलर करने को लेकर जो है सितंबर में रेगुलर करने को लेकर एक डिमांड आ रही है, वो भी पहले से है, लेकिन इसमें अभी कोई करेक्शन हुई नहीं है। जल रक्षकों का मुद्दा जो है वो पहले से ही चल रहा है, सरकार के ध्यान में भी है। सेशन के दौरान इसमें कुछ होता है कि नहीं, ये पता सेशन के दौरान ही चलेगा। जहां तक स्टेशन एक्स सर्विसमैन के इशू नहीं हुए हैं वो मैं पहले आपको बात बता ही चुका हूं, तो कोई नया अपडेट कल के दिन पे नज़र ज़रूर रहेगी, क्योंकि अभी तक की सूचना के मुताबिक सैलरी पेंशन को लेकर हिमाचल में कई लंबे अरसे के बाद एक बार हिमाचल में ट्रेजरी बंद भी हुई है, एक बार ताला भी लगा था, लेकिन सैलरी नहीं रुकी थी। और कल इसलिए 1 तारीख 2 तारीख को सैलरी और पेंशन को लेकर क्या अपडेट रहती है वो कल पता चलेगा, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको किस तरह से सरकार मैनेज करती है, विपक्ष किस तरह से लेता है विधानसभा के अंदर, ये कल की एक्टिविटी का दिन है। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।